12 नवंबर 1996 शाम 6:30 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 27 पर सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ्लाइट SVA 763 टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। ये एक बोइंग 747 प्लेन था जो दिल्ली से उड़कर पहले सऊदी अरेबिया के दहरान और फिर जेद्दा जाने वाला था। इस प्लेन में 312 लोग सवार थे, जिनमें से 289 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स थे। पैसेंजर्स में ज्यादातर भारतीय ब्लू कॉलर वर्कर्स थे जो गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से थे। ये लोग सऊदी अरेबिया में काम करते थे और अब कुछ दिन की छुट्टी के बाद वापस अपने काम पर लौट रहे थे। बाकी कुछ पैसेंजर्स सऊदी अरेबिया से तो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन समेत अन्य देशों से थे। इस प्लेन की कमान कैप्टन खालिद अल शुबैली के हाथों में थी, जिनके पास करीब 10,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर नाजिर खान और फ्लाइट इंजीनियर अहमद इदरीस भी क्रू में मौजूद थे। लगभग इसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट KZA 1907, जिसने दोपहर 3:55 पर शिमकेंत एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, वो दिल्ली में लैंड करने की तैयारी कर रही थी। ये एक इल्यूशन IL-76 एयरक्राफ्ट था जिसमें 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स थे। पैसेंजर्स में से ज्यादातर कजाकिस्तान और रूस के ट्रेडर्स थे जो दिल्ली आकर कपड़े और सामान खरीदकर वापस जाकर बेचते थे। इस प्लेन की कमान अलेक्जेंडर चेरेपनोव ने संभाल रखी थी, जिनके पास 9,229 घंटों का अनुभव था। उनके साथ कॉकपिट में को पायलट एरमेक जांगिरोव, नेविगेटर जानबेक डुइसोनोविच एरेबाएव, फ्लाइट इंजीनियर अलेक्जेंडर एलेक्जेंड्रोविच चुपरोव और रेडियो ऑपरेटर इगोर एलेक्सीविच रेब भी मौजूद थे। ये IL-76 सोवियत एरा का एक पुराना लेकिन भरोसेमंद कार्गो प्लेन था। उस समय सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था और सोवियत विमानों को अलग अलग हुए देशों को बांट दिया गया था, लेकिन इन विमानों की साख उस समय उतनी अच्छी नहीं थी। पायलट और क्रू मेंबर्स अक्सर उड़ान के दौरान लापरवाही किया करते थे और कई बार ऐसी भी शिकायतें आई थी कि फ्लाइट टेक ऑफ से पहले पायलट ने शराब पी थी। लेकिन सस्ते किराए और माल ढुलाई की वजह से लोग अभी भी इन्हीं एयरक्राफ्ट्स पर उड़ान भर लेते थे। उस समय इंडिया का एयर स्पेस भी अपनी ही मुश्किलों से जूझ रहा था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद न्यू ओपन स्काईज पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जिसके चलते प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी इंडियन एयर स्पेस में फ्लाई करने की परमिट थी। इस वजह से एयर ट्रैफिक पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई थी। उस समय दिल्ली ATC में ये जिम्मेदारी VK दत्ता के कंधों पर थी। VK दत्ता 16 सालों से इस जिम्मेदारी को निभा रहे थे, जहां उनका मुख्य काम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के सख्त स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना था। उस दौर में ज्यादातर फ्लाइट्स में ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS नहीं लगा होता था, जो आजकल की तरह ऑटोमेटिकली टकराव से बचाता है। इसलिए दत्ता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती थी कि वे दो फ्लाइट्स के बीच कम से कम 1000 फीट की ऊंचाई का फर्क बनाए रखे। समस्या ये भी थी कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास सिर्फ प्राइमरी रेडार था, जिसमें एयरक्राफ्ट सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स की तरह दिखते थे। रेडार उनके ऑल्टीट्यूड या एग्जैक्ट स्पीड नहीं बताता था। इसके लिए दत्ता को पायलट्स की ओर से दिए गए रीडिंग्स पर भरोसा करना पड़ता था और हर अपडेट को हाथ से लिखना होता था। इसके अलावा दिक्कत ये थी कि भारत का एयर स्पेस उस समय एक ही नैरो एयर कॉरिडोर पर चलता था और अराइवल्स एंड डिपार्चर्स दोनों इसी रास्ते से गुजरते थे। यह सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन पीक आवर्स में यही कॉरिडोर सबसे खतरनाक बॉटलनेक बन जाता था। उस शाम भी दिल्ली ATC में VK दत्ता कई प्लेन्स के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे, जिनमें कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट KZA 1907 और सऊदीया फ्लाइट SVA 763 भी शामिल थी। जहां एक तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट KZA 1907 लैंडिंग की तैयारी में थी, तो वही दूसरी ओर ठीक 6:33 पर सऊदीया फ्लाइट SVA 763 रनवे से टेक ऑफ कर जाती है। प्लेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता है और कुछ ही सेकंड्स में हवा में उड़ने लगता है। कैप्टन खालिद अल शुबैली कॉकपिट में शांत और कॉन्फिडेंट थे। टेक ऑफ स्मूथ था और प्लेन जल्द ही कुछ ही मिनटों में 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद इस प्लेन को 14,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने की परमिशन भी मिल जाती है। इसके बाद कैप्टन खालिद अल शुबैली ने एक बार फिर और ऊपर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन आसपास के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए VK दत्ता ने इस बार इनकार कर दिया। पायलट खालिद अल शुबैली ने भी तुरंत कंफर्मेशन भेजा कि सऊदी फ्लाइट SVA 763 14,000 फीट पर ही बनी रहेगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पैसेंजर्स रिलैक्स होकर अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और क्रू अपनी रूटीन ड्यूटीज में लग चुका था। किसी को भी दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि अब से बस कुछ ही देर में आसमान में कुछ ऐसा घटने वाला है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। जब सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट SVA 763 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी, तब उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट KZA 1907 दिल्ली में लैंड करने के लिए धीरे धीरे नीचे उतरने की तैयारी में थी।
इस प्लेन को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता ने 15,000 फीट तक डिसेंड करने की इजाजत दे दी। यानी उस समय सऊदीया फ्लाइट SVA 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट KZA 1907 के बीच 1000 फीट का सेफ वर्टिकल सेपरेशन मौजूद था। KZA 1907 दिल्ली से तब करीब 46 मील दूर थी जब दत्ता ने उसे एक और इम्पोर्टेंट मैसेज भेजा कि अगले 5 माइल्स में उसको सऊदी बोइंग 747 क्रॉस करेगा, जो अभी उससे 10 मील की दूरी पर है और 1000 फीट नीचे है। दत्ता ने सारी जरूरी जानकारी दे दी और अपने काम में लग गए। दत्ता के लिए ये रोज का काम था। पिछले 16 सालों से वो यूं ही फ्लाइट्स को इंस्ट्रक्ट करते आ रहे थे, इसलिए उन्हें सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में ये सब कुछ बदलने वाला था। ATC रूम में वीके दत्ता की नजरें जब अगली बार रेडार पर गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि IL-76 और बोइंग 747 को रिप्रेजेंट करने वाली दोनों डॉट्स तेजी से एक दूसरे के करीब आ रही है। ये देख अचानक उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्लियर इंस्ट्रक्शन के बावजूद ये दोनों प्लेन एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ रहे हैं। इससे पहले कि वीके दत्ता कुछ समझ पाते, दोनों ब्लिप्स एक बिंदु में मर्ज हो गए और रेडार स्क्रीन पर अचानक एक खालीपन छा गया। उन्होंने कई बार दोनों विमानों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। 6:40 पर वो दोनों प्लेन एक दूसरे से हवा में टकरा चुके थे। कजाक वाले प्लेन IL-76 का लेफ्ट विंग और उसका वर्टिकल स्टेबलाइजर सीधा सऊदी के बोइंग 747 के बाएं विंग से टकराया और फिर बोइंग का लेफ्ट इंजन, विंग का हिस्सा और पूरा लेफ्ट सेक्शन एक झटके में टूटकर उड़ गया। IL-76 का लेफ्ट विंग भी टूट गया और उसका टेल स्टेबलाइज रखने वाला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। दोनों प्लेन अब कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। बोइंग 747 में हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। कैप्टन खालिद और उनके क्रू ने आखिरी कोशिश की कि प्लेन को किसी तरह कंट्रोल करे, लेकिन वो नामुमकिन था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उनकी आखिरी चीखें रिकॉर्ड हुई, वी आर हिट, वी आर हिट। प्लेन अब तेजी से स्पिन कर रहा था और तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था। दूसरी ओर कजाकिस्तान का IL-76 भी अपने टूटे हुए विंग की वजह से एक तरफ झुक गया और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। हवा में टकराने के कुछ ही सेकंड बाद सऊदी का बोइंग 747 हरियाणा के चरखी दादरी के पास एक खेत में जा गिरा। जमीन से टकराते ही उसमें मौजूद 1 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल ने उसे आग का गोला बना दिया। चारों तरफ धुएं का गुब्बार था और आग की लपटें सैकड़ों फीट ऊपर तक उठ रही थी। कुछ सेकंड बाद कजाकिस्तान का IL-76 भी उसी इलाके में कुछ किलोमीटर दूर एक अन्य खेत में गिरा और उसका मलबा भी आग में बदल गया। एक ही झटके में दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोगों की जान चली गई। कुछ देर पहले जो यात्री नए सपने लेकर प्लेन में सवार हुए थे, वो अब खामोश मिट्टी की तरह जमीन पर पड़े थे। जमीन पर बिखरे जले हुए मलबे, शरीर के हिस्से और खामोशी का मंजर ऐसा था कि वो किसी को भी सुन्न कर दे। कुछ शव इतनी बुरी तरह जले थे कि उनकी पहचान भी मुश्किल थी। ये दुनिया का अब तक का सबसे भयानक मिड एयर कोलिजन था और भारत की एविएशन हिस्ट्री में एक ऐसा काला अध्याय था जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। दो एडवांस प्लेन, अनुभवी पायलट्स और साफ ATC इंस्ट्रक्शंस होने के बावजूद ये टक्कर आखिर क्यों हुई? यहाँ आखिर गलती किसकी थी? सऊदीया फ्लाइट SVA 763 की, कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट KZA 1907 की, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता की? चरखी दादरी के आसमान में जिस समय ये दोनों प्लेन आपस में टकराए, ठीक उसी वक्त वहां से इस्लामाबाद से दिल्ली आ रहा एक अमेरिकी वायुसेना का प्लेन गुजर रहा था। इसके पायलट कैप्टन टिमोथी प्लेस ने वहां एक नारंगी बादल को जलते हुए देखा। उन्होंने अपने को पायलट से कहा कि शायद कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है या बिजली कड़की है, जिसकी वजह से अचानक आसमान में ये रोशनी दिखाई दी है। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उन्हें आसमान में आग की 2 अलग अलग धाराएं दिखाई दी जो जमीन की ओर तेजी से नीचे गिर रही थी। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ये कोई रॉकेट या बिजली की चमक नहीं है, बल्कि उन्होंने एक भयानक दुर्घटना देखी है। उन्होंने तुरंत रेडियो पर दिल्ली ATC में वीके दत्ता को सूचना दी कि उन्होंने दिल्ली के नजदीक आसमान में 2 विशाल आग के गोले देखे हैं। दत्ता को जिस बात का डर था वो कड़वे सच की तरह उनके सामने आ गई। दत्ता अब समझ चुके थे कि वो दोनों प्लेन हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसे की खबर जैसे ही दिल्ली तक पहुंची, पूरे एयरपोर्ट पर सन्नाटा छा गया। एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें तुरंत रोक दी गई। भारतीय वायुसेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत चरखी दादरी के लिए रवाना हो गई। लेकिन वहां पहुंचकर भी कुछ किया नहीं जा सकता था। आग इतनी भयानक थी कि घंटों तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका। मलबा करीब 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया।
सऊदी का प्लेन टेक ऑफ करने के महज 8 से 9 मिनट बाद ही आसमान में दूसरे प्लेन से टकराकर जमीन पर तबाह हो गया था। इतने कम वक्त में इतनी बड़ी त्रासदी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चरखी दादरी, जो एक छोटा सा शहर था, रातों रात दुनिया के नक्शे पर चर्चाओं में आ गया। लेकिन ये वो पहचान थी जो किसी को नहीं चाहिए थी। हादसे के ठीक बाद चरखी दादरी का इलाका एक बैटलफील्ड जैसा दिख रहा था। 2 जायंट प्लेन्स का मलबा, जलते हुए मेटल पीसेस, फटे हुए सीटों के रिमेन्स और चारों ओर बिखरे हुए सामान, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हादसे के बाद जहां कई लोकल लोगों ने प्लेन क्रैश के लोगों को बचाने की नाकाम कोशिश कर अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं कुछ लालची लोगों ने इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम किया। उन्होंने मरने वालों के गहने, पैसे, घड़ी और कीमती सामान चोरी कर लिए। चारों तरफ पुलिस के सायरन की आवाजें दूर तक गूंज रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचकर भी कुछ बचाने को नहीं बचा था। दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोग मारे जा चुके थे। घटना के बाद सऊदी अरेबिया और कजाकिस्तान के दूतावासों में हड़कंप मच गया। दोनों देशों के अधिकारी तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए। भारत सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने खुद इस मामले की निगरानी शुरू कर दी। लेकिन धर्म के ठेकेदार इस भयानक घटना पर भी राजनीति करने से नहीं चूके। इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि जिन जले शवों की पहचान नहीं हो सकती थी, उन शवों का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाए या दफनाकर मुस्लिम रिवाज से किया जाए। आखिरकार कई घंटों की बातचीत के बाद यह तय हुआ कि जितने शवों की पहचान नहीं हो पाई है, धर्म के आधार पर उनके रेशों के हिसाब से इन शवों का बंटवारा किया जाएगा। कुल मिलाकर जिन 76 मुस्लिमों, 15 हिंदुओं और 3 ईसाइयों के शवों की पहचान नहीं हो सकी थी या जिनके शरीर के केवल कुछ अंग ही मिले थे, उनका धर्म के आधार पर अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ भी इंसानियत धर्म और राजनीति के आगे हार गई। हादसे के बाद अब इन्वेस्टिगेशन की बारी थी, जिसे लीड करने की जिम्मेदारी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के डेप्यूटी डायरेक्टर KPS नायर को सौंपी गई। उनका पहला काम दोनों प्लेन के ब्लैक बॉक्स ढूंढना था, जिनमें मौजूद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR की मदद से दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सकता था। CVR में किसी भी प्लेन हादसे के पहले की बातचीत और घटनाओं की रिकॉर्डिंग होती है, वही FDR से ऊंचाई, स्पीड, फ्लाइट पाथ और इंजन पावर वगैरह का पता लगता है। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार 13 नवंबर की शाम तक दोनों ब्लैक बॉक्स मिल पाए, लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद भी उनकी जांच और डिकोडिंग भारत में नहीं हो सकी, क्योंकि उस समय भारत के पास ब्लैक बॉक्स के कॉम्प्लेक्स डेटा का एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के साथ एनालिसिस करने के लिए जरूरी एडवांस टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा दुर्घटना में शामिल इंटरनेशनल एयरलाइंस, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस एंड कजाकिस्तान एयरलाइंस को भारत की नेशनल लेबोरेटरी की कैपेबिलिटीज पर डाउट था, इसलिए उन्होंने ब्लैक बॉक्सेस की भारत के बाहर डिकोडिंग करने पर जोर दिया। ऐसे में सऊदी एयरलाइंस के प्लेन का ब्लैक बॉक्स इंग्लैंड के फार्नबोरो में और कजाकिस्तान एयरलाइंस के प्लेन का ब्लैक बॉक्स रूस के मॉस्को में डिकोड किया गया, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत इंडिपेंडेंटली जांच पूरी की जा सके। जहां ब्लैक बॉक्सेस जांच के लिए देश से बाहर जा चुके थे, तो वहीं इधर भारत में भी इस हादसे को लेकर जोर शोर से जांच की जा रही थी। DGCA में नॉर्थ रीजन की एयर सेफ्टी के इंचार्ज AK चोपड़ा ने इस घटना के बाद एक अजीब बात नोट की। उन्होंने देखा कि कजाक प्लेन का आगे का हिस्सा पूरी तरह सही सलामत था। इसका मतलब था दोनों प्लेन सामने से नहीं टकराए थे। ऐसे में अब सिर्फ एक सवाल बचा था कि जब कजाक प्लेन को 15,000 फीट और सऊदी प्लेन को 14,000 फीट पर उड़ने की परमिशन मिली थी, तो दोनों में टक्कर कैसे हुई? दुर्घटना के बाद सबसे पहले सबकी निगाहें दिल्ली एयरपोर्ट के ATC इंचार्ज BK दत्ता पर टिकी थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या इस भयानक मिड एयर कोलिजन में उनसे कोई गलती हुई थी। इसका जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स से मिल सकता था। कुछ दिनों बाद जब CVR और FDR डेटा सामने आया, तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। जांच में पाया गया कि VK दत्ता की तरफ से कोई गलती नहीं थी। उन्होंने IL-76 और Boeing 747 दोनों एयरक्राफ्ट्स को बिल्कुल सही और जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए थे। दत्ता जांच में निर्दोष पाए गए और केवल 3 दिन बाद वो वापस ड्यूटी पर लौट आए। यहाँ गलती Boeing 747 की भी नहीं थी। ये प्लेन दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल सही से फॉलो कर रहा था। जांच में सामने आया कि यहाँ गलती कजाक फ्लाइट की तरफ से हुई थी। कजाकिस्तान का IL-76 जिसको 15,000 फीट पर रहना था, वो 6:40 पर तेजी से नीचे आकर 14,500 फीट पर आ चुका था और तेजी के साथ और भी नीचे आ रहा था।
वहीं सऊदी का बोइंग 747 इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक 14,000 फीट पर बना हुआ था, बिना ये जाने कि मौत उसकी तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही है। दोनों विमानों की कंबाइंड स्पीड करीब 1000 माइल्स पर आवर थी, यानी वो लगभग सेम ऑल्टीट्यूड पर एक दूसरे की ओर काफी तेजी से आ रहे थे। ये सब कजाक क्रू के कंफ्यूजन के कारण हुआ था। दरअसल IL-76 जो कि एक सोवियत एरा एयरक्राफ्ट था, उसकी क्रू स्ट्रक्चर भी सोवियत स्टाइल थी, जहां कैप्टन, नेविगेटर और रेडियो ऑपरेटर अलग अलग रोल्स में काम करते थे और हायरार्की बहुत रिजिड होती थी। कजाक क्रू की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो ऊंचाई मापने के लिए मेट्रिक सिस्टम यानी मीटर का इस्तेमाल करते थे, जबकि दिल्ली ATC और इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स इंपीरियल सिस्टम यानी फीट का उपयोग करते हैं। इस प्लेन के रेडियो ऑपरेटर इगोर रेप ने ATC से 15,000 फीट तक डिसेंट करने का क्लियरेंस लिया था। नेविगेटर जहानबेक अरीबाएव ने 15,000 फीट को मैट्रिक से कन्वर्ट करके पायलट को लगभग 4,570 मीटर की ऊंचाई तक उतरने की जानकारी दी और यही से सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ। शाम 6:38 पर रेडियो ऑपरेटर इगोर रेप ने पायलट से ऑल्टीट्यूड दोबारा कंफर्म करने को कहा था। ठीक इसी समय सऊदीया फ्लाइट SVA-763 के पायलट दिल्ली ATC से 14,000 फीट मेंटेन करने की क्लियरेंस ले रहे थे। कुछ सेकंड बाद इगोर रेप ने ATC से कहा कि वे 15,000 फीट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन FDR डेटा से बाद में पता चला कि इगोर रेप का यह अंदाजा एकदम गलत था। कजाक फ्लाइट उस समय 16,348 फीट तक ही पहुंची थी, यानी वो और ऊपर थे, जबकि उन्हें 15,000 फीट पर सेटल होना था। ये गलत कंफर्मेशन आगे जाकर जानलेवा सिद्ध हुआ। इस क्रिटिकल मोमेंट पर VK दत्ता ने कजाक पायलट को क्लियर ट्रैफिक अलर्ट भी दिया था कि ऊपर 15,000 फीट पर रहो, क्योंकि नीचे 14,000 फीट पर सऊदी फ्लाइट है। लेकिन कजाक कॉकपिट में इसे उल्टा समझ लिया गया। नेविगेटर ने इस ट्रैफिक अलर्ट को क्लियरेंस टू डिसेंट समझ लिया। पायलट इंग्लिश ठीक से नहीं समझ पा रहा था और सोवियत स्टाइल कॉकपिट हायरार्की की वजह से उसने नेविगेटर की गलत इंटरप्रिटेशन को ही फाइनल मान लिया। शाम 6:39 पर इगोर रेप ने पायलट से कहा, इसी लेवल पर बने रहो। पायलट ने तुरंत पूछा, कौन सा लेवल? रेप ने जवाब दिया, 15,000 के लेवल पर बने रहो। लेकिन पायलट के दिमाग में उलझन पूरी तरह फैल चुकी थी और उसे लगा कि उसे 14,000 फीट तक उतरना है। इस भयंकर गलतफहमी के चलते 6:40 पर पायलट ने ऑटो पायलट बंद कर दिया और फ्लाइट इंजीनियर से प्लेन को एक्सेलरेट करने को कहा, जिससे प्लेन तेजी से नीचे उतरना शुरू हो गया। इसके ठीक 4 सेकंड बाद इगोर रेप ने अचानक चीख कर कहा, 15,000 फीट पर ले चलो। 14,000 फीट पर दूसरा प्लेन दिख रहा है। CVR की रिकॉर्डिंग से ये साफ हो गया कि कजाक क्रू को सऊदी प्लेन दिखाई दे गया था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। इगोर रेप को उस समय ऑल्टीमीटर पर अपने प्लेन की ऊंचाई 14,000 फीट दिखाई दे रही थी और यही हाइट सऊदीया फ्लाइट की थी। दोनों एयरक्राफ्ट सीधे एक ही ऑल्टीट्यूड पर आ चुके थे और दोनों कुछ ही सेकंड्स बाद आपस में टकरा गए और कजाक प्लेन की CVR रिकॉर्डिंग यहीं पर खत्म हो गई। उधर सऊदी कॉकपिट में आखिरी क्षणों में इस्लामिक प्रेयर की आवाजें रिकॉर्ड हुई, जिससे साफ हुआ कि सऊदी पायलट को भी कजाक प्लेन IL-76 अपनी तरफ आता दिखाई दे गया था। लेकिन टक्कर इतनी अचानक और करीब से हुई कि कोई भी पायलट कुछ नहीं कर पाया। इस पूरे मामले में एक एक्सीडेंट थ्योरी बार बार सामने आई, जिसे एक्सपर्ट्स स्विस चीज थ्योरी कहते हैं। स्विस चीज की एक स्लैब में कई होल्स होते हैं जो रैंडमली और अनइवनली बिखरे रहते हैं। अगर कई स्लैब्स को एक साथ एक के ऊपर एक रखा जाए तो कोई भी चीज उन होल्स के पार नहीं जा सकती जब तक कि सारे होल्स एक के ऊपर एक ना हो। लेकिन किसी दिन अगर सारे होल्स एक सीधी लाइन में आ जाए तो सबसे छोटी गलती भी एक बड़े हादसे में बदल जाती है। 12 नवंबर 1996 को भी यही हुआ। इंडियन एयर स्पेस का सिंगल नैरो कॉरिडोर, पुराना प्राइमरी रेडार, TCAS का ना होना, मेट्रिक इंपीरियल कंफ्यूजन, ऑल्टीट्यूड मिसजजमेंट, लैंग्वेज की समस्या और कजाकिस्तान IL-76 के कॉकपिट की अंदरूनी मिसकम्युनिकेशन, ये सारे होल्स उसी दिन एक लाइन में आ गए और दुनिया का सबसे बड़ा मिड एयर कोलिजन हो गया, जिसके चलते सभी 349 लोगों की जान चली गई। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिड एयर कोलिजन था और इस हादसे ने एविएशन सेफ्टी कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। आगे ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए कई सुधार किए गए। दिल्ली से उड़ने वाले सभी फ्लाइट्स में ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS लगा होना मैंडेटरी कर दिया गया। 1998 में ही दिल्ली के ATC में एक नया और मॉडर्न रेडार सिस्टम इंस्टॉल किया गया, जो विमानों की ऊंचाई और पोजीशन को रियल टाइम में सटीक तरीके से दिखा सकता था, जिससे ATCs की डिपेंडेंसी पायलटों की ओरल रिपोर्ट पर
खत्म हो गई। 2000 तक भारत के सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर ऐसे मॉडर्न रेडार सिस्टम लग चुके थे। एटीसी में स्टाफ की संख्या लगभग दोगुनी की गई और हर कंट्रोलर को एक साथ 6 से 7 विमानों से ज्यादा हैंडल करने की इजाजत नहीं दी गई। ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरी तरह से अपडेट किया गया और सिम्युलेटर बेस्ड ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी गई। वही एयरफोर्स से फ्लाइट कॉरिडोर का एक और हिस्सा लेकर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए अलग पाथवेज तय किए गए ताकि प्लेन एक दूसरे के रास्ते को ना काटे। पायलट्स के लिए अंग्रेजी की बाध्यता सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स में से एक थी, क्योंकि इस दुर्घटना का एक बड़ा कारण लैंग्वेज की वजह से हुआ कंफ्यूजन था। 1999 में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने नियम बनाया कि कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करने वाला पायलट ICAO इंग्लिश लेवल 4 से कम स्कोर नहीं ला सकता। कजाकिस्तान और अन्य पूर्व सोवियत देशों की एयरलाइंस को भी इस नियम को मानना पड़ा और भारत में भी सभी पायलट्स के लिए हर 3 साल में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना मैंडेटरी कर दिया गया। तकनीकी सख्ती के तहत 2000 तक सभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में TCAS-2 मैंडेटरी कर दिया गया, जिससे पुराने IL-76 जैसे विमानों को या तो अपग्रेड करना पड़ा या उन्हें भारत में उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिली। इसके अलावा बेहतर रेडार और TCAS की तैयारी पूरी होने के बाद रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमम RVSM को भी भारत में लागू कर दिया गया। इन सभी टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट से भी बड़ा सुधार एविएशन सेफ्टी के कल्चर में आया। चरखी दादरी के बाद भारत ने जस्ट कल्चर को अपनाया। इसका मतलब था कि गलतियां होने पर सजा से पहले सुधार पर फोकस किया जाए और ATC एंड पायलट्स को बिना डर के गलतियां रिपोर्ट करने की छूट दी गई, जिससे एक कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन फैक्टर्स रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना नाम बताए सुरक्षा से जुड़े मुद्दे रिपोर्ट कर सकता था। इन कठोर सुधारों का नतीजा ये हुआ कि 1996 के बाद भारतीय आसमान दुनिया के सबसे सुरक्षित आसमानों में से एक बन गया। इसके बाद इंडिया में मिड एयर कोलिजन की कोई और घटना फिर कभी नहीं हुई और आज दिल्ली का ATC दुनिया के सबसे मॉडर्न और स्किल्ड सिस्टम्स में शुमार है, जहां भारतीय पायलट्स की अंग्रेजी और ट्रेनिंग की तारीफ होती है। हालांकि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई थी, उनके लिए न्याय का सफर उतना आसान नहीं रहा। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने तो हर मृतक के परिवार को करीब 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन कजाक एयरलाइंस दुर्भाग्य से दिवालिया हो चुकी थी और उसके पास देने को कुछ नहीं बचा। सऊदी फ्लाइट SVA-763 का टेक ऑफ वीडियो आज भी अवेलेबल है, जब दिल्ली से उसने उड़ान भरी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि कुछ ही मिनट बाद वह आग का गोला बन जाएगा। वो आखिरी उड़ान का वीडियो देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चरखी दादरी की घटना हमेशा के लिए एक सबक बन गई, जिसको 349 जिंदगियों की कीमत पर सीखा गया। अगर आपको इस कहानी ने झकझोर दिया तो एयर इंडिया फ्लाइट 182 की कहानी भी आपको हैरत में डाल देगी। कनाडा से उड़ने वाली ये फ्लाइट आतंकियों ने टाइम बॉम्ब से उड़ा दी थी।